I, Professor G.R. Suryavanshi, welcomes you on behalf of Marathwada Institute of Technology, Polytechnic औरंगाबाद. तर मुलांनो, मी गजानन सूर्यवंशी MIT पॉलिटेक्निकच्या वतीने आपले या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये स्वागत करतो आहे. या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण काही फंडामेंटल्स केमिस्ट्रीच्या बघणार आहोत. तर केमिस्ट्री हा विषय तसा तुम्हाला सर्वांना अवघड वाटतो, परंतु जर फंडामेंटल किंवा बेसिक कन्सेप्ट जर केमिस्ट्रीच्या आपण चांगल्या प्रकारे अभ्यासल्या तर केमिस्ट्रीसारखा जो विषय आहे तो काही जास्त अवघड वाटत नाही. परंतु त्याच्याही अगोदर बघा मुलांनो, तुम्हाला आता हे पॉलिटेक्निकमध्ये ॲडमिशन घ्यायचं आहे, तर तुम्हाला पॉलिटेक्निक म्हणजे काय हे तर अगोदर माहितीच असेल. तर पॉलिटेक्निक हा एक इंजिनिअरिंगचा डिप्लोमा आहे आणि याचे जे ॲडमिशन्स आहेत हे आता ऑनलाईन प्रोसेसनीच अगोदरही होतात आणि ह्या कोरोनाच्या वातावरणामध्ये लवकरच ऑनलाईन प्रोसेस DTE जे आहे ते सुरू करेल. याची वेबसाईट जी आहे ती www.dte.org ही आहे किंवा www.dte.com ही जी त्याची वेबसाईट आहे. या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही त्या ठिकाणी आफ्टर SSC डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निकचा कोर्स आहे त्याच्यावर क्लिक करून त्यासंबंधीची माहिती घेऊ शकता किंवा तुम्ही आमच्या कॉलेजमध्ये सुद्धा आम्हाला या पॉलिटेक्निकच्या बद्दलची माहिती विचारू शकता. MIT पॉलिटेक्निक ॲक्च्युली जर आपण बघितलं कॉलेज, तर याची जी स्थापना झालेली आहे ती 1983ची स्थापना आहे. सर्वात जुनं कॉलेज आहे हे मराठवाड्यामधलं MIT पॉलिटेक्निक औरंगाबाद. आणि आमच्या कॉलेजमध्ये सर्व सुसज्ज लॅब्स आहेत, कारण पॉलिटेक्निकमध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग जो असतो तो असतो लॅबोरेटरीज. तर अतिशय सुसज्ज अशा लॅबोरेटरीज आमच्या कॉलेजमध्ये आहेत. आणि त्याचबरोबर ज्या ब्रांचेस आहेत, आता हे महत्त्वाचं आहे ब्रांचेस समजणं. ज्या ब्रांचेस आहेत त्या ब्रांचेसमध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, त्याच्यानंतर नंबर 2 सिव्हिल इंजिनिअरिंग, त्याच्यानंतर कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. तर ह्या सर्व ब्रांचेस आमच्या महाविद्यालयामध्ये पॉलिटेक्निकमध्ये आहेत. ठीक आहे. तर हे जे ॲडमिशन आहेत पॉलिटेक्निकचे, जसाच का तुमचा 10वीचा रिझल्ट लागेल त्याच्यानंतर हे ॲडमिशनची जी प्रोसेस आहे ती सुरू होईल. आणि यावेळेस नक्कीच ही ऑनलाईन प्रोसेस असणार आहे. त्याच्यामध्ये DTE जे काही त्यांचे मार्गदर्शक तत्त्व असतील किंवा जे काही ते मार्गदर्शन करतील त्याप्रमाणे हे ॲडमिशन्स होतील. आणि निश्चितच ज्यांना इंजिनिअरिंग करायचं आहे अशा मुलांनी पॉलिटेक्निकमध्ये 10वीच्या नंतर ॲडमिशन घेऊन पुढे इंजिनिअरिंगसाठी सुद्धा ते जाऊ शकतात. कारण इंजिनिअरिंग जर करायचं असेल तर निश्चितपणे पॉलिटेक्निकमध्येच ॲडमिशन घेतलेलं कधीही चांगलं राहतं, कारण पॉलिटेक्निकचा जो सिलेबस आहे तो बेस आहे इंजिनिअरिंगसाठीचा. आणि एक चांगल्या प्रकारचं इंजिनिअरिंग तुम्ही पुढे जाऊन BEला म्हणजे बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंगला, आता ते BTech झालेलं आहे, बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी, त्याच्यामध्ये जाऊन करू शकता. तर त्याच्यामुळे पॉलिटेक्निकला ॲडमिशन घेणं अतिशय तुमच्यासाठी चांगलं राहील. ठीक आहे. तर ह्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण काही बेसिक कन्सेप्ट्स केमिस्ट्रीच्या बघणार आहोत. तर कुठल्या कुठल्या बेसिक कन्सेप्ट आपल्याला बघायच्या आहेत याच्यामध्ये बघूया आपण. तर बघा सर्वात पहिली जी कन्सेप्ट आहे केमिस्ट्रीमधली ती बघण्याच्या अगोदर, केमिस्ट्री म्हटलं की तुमच्या डोळ्यासमोर अशा प्रकारचा व्हाईट ॲप्रन घातलेला एक सायंटिस्ट तुम्हाला नेहमी दिसतो आणि तो कुठला ना कुठला काहीतरी एखादा एक्सपेरिमेंट काचेचे काही उपकरणं घेऊन करत असतो असं तुम्हाला दिसतं. आणि मग त्याच्यामध्ये केमिस्ट्री म्हटलं की पुन्हा अजून तुम्हाला काही डेंजरस केमिकल्स वगैरे त्याच्यामध्ये वाटतात हे ना, काही डेंजरस केमिकल्स की आपल्या अंगावरती पडल्याच्यानंतर आपल्याला काही भाजेल वगैरे असं. तर हे तर काही डेंजरस केमिकल्स असतात केमिस्ट्रीमध्ये, परंतु एवढं काही घाबरण्याची गरज नाही किंवा एकूणच केमिस्ट्रीलाही घाबरण्याची काही गरज नाही. कारण केमिस्ट्री तर बेसिक कन्सेप्ट जर क्लिअर झाल्या तर केमिस्ट्रीसारखा सोपा विषय नाही. एकूणच सायन्समध्ये जर तुमचे कन्सेप्ट्स बेसिक क्लिअर झालेले असतील तर सायन्ससुद्धा तुम्हाला समजण्यासाठी अतिशय सोपं असतं. तर चला तर मग बेसिक कन्सेप्ट केमिस्ट्रीच्या कुठल्या कुठल्या आहेत त्या बघूयात. तर बघा, केमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला ज्या गोष्टी माहिती असतील 10वीपर्यंत त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही ॲसिड्स किंवा बेसेस माहिती असतील. ॲसिड म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की असा सबस्टन्स, असा पदार्थ की ज्याच्यावरती जर आपण ज्याच्यामध्ये जर आपण लिटमस पेपर, निळा लिटमस पेपर जर बुडवला ॲसिडमध्ये तर तो तांबडा होतो. तर अशा प्रकारच्या
सबस्टन्सला आपण काय म्हणतो, केमिकलला काय म्हणतो आपण, ॲसिड म्हणतो. आणि त्याचबरोबर जर आपण तांबडा लिटमस पेपर घेतला आणि तो तांबडा लिटमस पेपर जर एखाद्या केमिकलमध्ये बुडवला आणि तो जर निळा झाला, त्याचा रंग हा निळा झाला, तर त्याला आपण काय म्हणतो, बेस म्हणतो, है ना. तर म्हणजे मराठीमध्ये ज्याला अल्कली आणि आम्लारी असं म्हणतात. अल्कली म्हणजे ॲसिड्स आणि आम्लारी म्हणजे बेसेस, आहे की नाही. ठीक आहे. तर ॲसिडचे काही जे उदाहरणं आहेत त्याच्यामध्ये सल्फ्युरिक ॲसिड आहे, ज्याला आपण किंग ऑफ केमिकल्स असं म्हणतो, ज्याचा केमिकल फॉर्म्युला हा H2SO4 आहे. त्याच्यानंतर हायड्रोक्लोरिक ॲसिड हा एक दुसरा ॲसिड आहे, ज्याचा फॉर्म्युला हा HCl असा आहे. त्याच्यानंतर नायट्रिक ॲसिड आहे, ज्याचा फॉर्म्युला HNO3 आहे. त्याचबरोबर जे बेसेस आहेत त्याचे काही उदाहरणं जर आपण बघितले, सोडियम हायड्रॉक्साईड ज्याचा फॉर्म्युला हा NaOH आहे. त्याच्यानंतर पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड ज्याचा की फॉर्म्युला KOH हा आहे. त्याच्यानंतर लिथियम हायड्रॉक्साईड ज्याचा फॉर्म्युला LiOH टेकन ट्वाईस आहे. त्याचबरोबर हे काही उदाहरणं जे की आपण नेहमी बघत आलेलो आहे, त्याच्यामध्ये NaCl, KCl, त्याच्यानंतर वॉटर म्हणजे ज्याला आपण पाणी असं म्हणतो, आणि त्याचा फॉर्म्युला आपण 5वी-6वीपासूनच माहिती असतो आपल्याला, H2O. So this is the formula of water, H2O. Then after that we know elements like hydrogen, oxygen, nitrogen. Okay, so NaCl, KCl, water, H2O, these are the compounds, and hydrogen, oxygen, nitrogen, these are the elements. Okay, so we have to see the difference why I am telling NaCl, KCl, water as a compound, or whatever examples are given here of acids and bases. Sorry, these are the compounds, and hydrogen, oxygen, nitrogen, I am telling these are the elements. So let us see these basic definitions in chemistry. So in that, number one is the definition of chemistry, because we learn all chemistry but we don't know the definition of chemistry. So that's why at first we'll see the definition of chemistry. So chemistry deals with the composition, structure and properties of matter. तो देखिए, जो केमिस्ट्री होता है वो केमिस्ट्री किसी भी मैटर या फिर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन यानी कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से वो एलिमेंट्स या एटम्स हैं, और कौन से प्रोपोर्शन में वो वहाँ पर रखे गए हैं, यानी कि कितने हैं वो, नंबर ऑफ़ कितने एटम्स वहाँ पर उस मैटर के या सब्सटेंस के अंदर है। उसके साथ में उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिज़िकल प्रॉपर्टी में जैसे कि उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कैसी है। सो ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ते हैं कि उसकी रिएक्शन एसिड्स के साथ में कैसी है, बेसिस के साथ में वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। सो ऑल दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो देखिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझने के लिए भी हमें सबसे पहले ये जो मैटर है इसकी डेफिनेशन समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ मैटर? सो मैटर इज़ एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। सो मैटर को इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज़ डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम, सो दैट सब्सटेंस इज़ कॉल्ड एज मैटर। मैटर यानी कि ऐसा सब्सटेंस की जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसको खुद का एक डेफिनाइट मास और वॉल्यूम होता है, उस सब्सटेंस को हम मैटर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर है, वाटर है, या फिर सॉल्ट है। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को जब हम कहीं पर रख देते हैं तो वो एक अपना एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उनको खुद का एक मास और वॉल्यूम होता है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें जो कि एरिया ऑक्यूपाई करती है और उनको खुद का एक मास और वॉल्यूम होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसी चीज़ों को हम मैटर कहते हैं। ठीक है, तो ये मैटर जो होते हैं ये बने हुए होते हैं बहुत ही बारीक, यानी कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स से, जो कि हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकते हैं, और उन पार्टिकल्स को ही हम कहते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो चलिए ये बेसिक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो एटम की डेफिनेशन तो आप मेरे ख्याल से 6वीं-7वीं से पढ़ रहे होंगे। सो द डेफिनेशन ऑफ एटम इज़, it is the smallest particle of an element which cannot be further subdivided and which can take part in all chemical changes। तो एटम जो होता है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या मैटर का, जो कि फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता है, और वो जितने भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उस मैटर के साथ में, उन केमिकल चेंजेस में वो पार्टिसिपेट होता है।
है ना। इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शुगर डाल दिए वाटर के अंदर, तो शुगर के जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे एटम्स घुल जाएंगे वाटर के अंदर, तो इसको कहते हैं केमिकल चेंज हो गया है। ठीक है। सो एटम इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड एंड विच कैन टेक पार्ट इन ऑल केमिकल चेंजेस। जैसे कि समझने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक चॉक पीस दिया गया है और आपको कहा गया है कि आप उसको एक लिमिट तक, एक ऐसी लिमिट तक उसको डिवाइड करते जाओ कि उसके बाद में वो डिवाइड नहीं हो सकेगा। तो एक लिमिट तक वो चॉक पीस डिवाइड होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद में बिल्कुल भी वो डिवाइड नहीं हो सकेगा। वो जो लास्ट आखिरी पार्टिकल है, जो अल्टीमेट पार्टिकल है, उसी को ही हम कहते हैं एटम, जिसके बाद में हम उस पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे अनगिनत पार्टिकल से मिल कर के वो जो मैटर है या वो जो सब्सटेंस है बना हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद में डेफिनेशन देख लेते हैं मॉलिक्यूल की। सो मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूल जो होता है ये ग्रुप ऑफ एटम होता है। ग्रुप ऑफ एटम जो फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए यहाँ पर N2 है, Cl2 है, H2O है, सॉरी, तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। ग्रुप ऑफ एटम यानी कि 2 या 3 या 4 एटम्स हैं। ठीक है। और इन एटम्स से मिलकर के यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बना हुआ है, और जो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल H2O, इसको हम कंपाउंड की तरह भी लिख सकते हैं और H2O को मॉलिक्यूल की तरह भी लिख सकते हैं। जब हम H2O कंपाउंड लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है कंपाउंड। इसका ही मतलब कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, और वो सिंगल होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस फ्री एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है। यानी कि बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल मिल करके H2O कंपाउंड बनेगा। ठीक है। तो H2O क्या है, एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल, एक यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है उस H2O कंपाउंड का। तो मेरे ख्याल से इस तरह से आपके मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ रही होगी। देखिए, एटम्स से मॉलिक्यूल बना हुआ होता है और मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं। ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं डेफिनेशन। यहाँ पर कुछ आपके लिए एक जोकिंग मोमेंट है, दैट आई वॉज इन केमिस्ट्री क्लास व्हेन माय वाटर ब्रोक। तो देखिए, ये वाटर का स्ट्रक्चर है ना। केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है। ये जो दो सफ़ेद बॉल दिखाई पड़ रहे हैं, ये दो हाइड्रोजन आइटम है, और ये जो रेड बॉल है ये ऑक्सीजन है। ठीक है। हाइड्रोजन आइटम ऑन द आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है, दोनों के ऑक्सीजन के दोनों साइड में दो हाइड्रोजन आइटम है। और यहाँ पर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन आइटम यहाँ पर से थोड़ा सा निकल गया, इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक हो गया है। ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो गया है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि केमिस्ट्री क्लास के अंदर मैं जब था तो वाटर ब्रोक हो गया। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन बॉन्ड ब्रेक हो गया ऐसा यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल है वाटर का। ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बाउंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है एटम्स से मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर केमिकल सब्सटेंसेस है कंपाउंड्स, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे बने हुए होते हैं ये, जो कि एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में एक फिक्स्ड रेशो में बंधे हुए होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स ही आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स सर्टन काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ में बंधे हुए होते हैं, और ये बंधे हुए होने की वजह से वहाँ पर वो कंपाउंड तैयार कर लेते हैं। जैसे कि H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल बहुत सारे एक दूसरे के साथ में एक सर्टन काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ में बंध जाते हैं, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। ठीक है। और वहाँ पर वो एक वाटर कंपाउंड बना लेते हैं, और उसका कंपोजिशन क्या होता है H2 मॉलिक्यूल का, 2 हाइड्रोजन आइटम्स एंड 1 ऑक्सीजन आइटम। ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। सो एलिमेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट्स के। So elements are the substances in which all the atoms are exactly same and cannot be separated by chemical means into simpler substances. तो elements जो होते हैं
ये ऐसे सब्सटेंसेस है कि जिनके अंदर सेम काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं और ये किसी भी केमिकल मीन्स के द्वारा यानी कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इनको तोड़ा नहीं जा सकता एलिमेंट्स को, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड है, तो गोल्ड मेटल या एलिमेंट जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही एटम होंगे, वहाँ पर आयरन मेटल के एटम थोड़ी ना होंगे, सिर्फ गोल्ड के ही एटम होंगे। इसका मतलब गोल्ड क्या है, एलिमेंट है। या फिर आप कोई गैसियस एलिमेंट ले सकते हो, जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे, न कि बल्कि वहाँ पर ऑक्सीजन के या नाइट्रोजन के एटम्स होंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस इन विच all the atoms are exactly same and cannot be separated by chemical means into simpler substances. Or example, 118 elements in the periodic table. Okay, then after that we have to see the structure of an atom, क्योंकि देखिए मैटर के बारे में हमें पता चल गया है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस दैट इज कॉल्ड एज मैटर विच हैव डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम। मैटर बने हुए होते हैं एटम से। ठीक है, तो साइंटिस्ट के मन में आया कि ये जो एटम्स है एक्चुअली ये किस तरह से बने हुए होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये साइंटिस्ट के मन में आया। तो कुछ साइंटिस्ट ने एटम का जो स्ट्रक्चर है वो सामने रखा। उसमें सबसे पहले जे थॉमसन, जिसने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। प्लम पुडिंग मॉडल यानी कि उसने बताया कि भाई जो एटम का स्ट्रक्चर है उसके अनुसार केक जो होता है उसके जैसा है। उसके बाद में अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एक फेमस अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उसने किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और उसके आधार पर उसने अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। उसके बाद में नील्स बोहार्स ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो ये साइंटिस्ट थे कुछ जिन्होंने शुरू में अपने एटॉमिक मॉडल्स, एटम का स्ट्रक्चर पता करने के लिए दिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में। तो जे थॉमसन सजेस्टेड दैट एटम आर यूनिफॉर्म स्फीयर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर इन विच negatively charged electrons are embedded or fixed like plums in cake or pudding or looks like half cut watermelon। तो देखिए जे थॉमसन ने क्या बताया कि जो भी एटम है वो एटम एक्चुअली पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड एक स्फीयर है, यानी कि हर एक पार्ट पर उस स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज है, और जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है या फिक्स्ड है। जैसे कि हाफ कट वाटरमेलन जो होता है, तरबूज जो होता है आधा कटा हुआ, उसका जो रेड पार्ट होता है उसको आप समझ सकते हो पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, सीड्स जिस तरह से रखे होते हैं, फिक्स होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उसी तरह से एटम का भी स्ट्रक्चर होता है। सीड्स यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन की तरह समझ सकते हो, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक है, तो एटम का भी स्ट्रक्चर उसने इसी तरह से बताया है कि एक स्फीयर है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जिस तरह से सीड्स या चेरी रखी हुई होती है केक के अंदर रेड कलर की, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिवली चार्ज वो भी उस स्फीयर के अंदर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं, फिक्स होते हैं। तो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर गिवन बाय जे थॉमसन। उसके बाद में देखिए जो फेमस एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, इसने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स, यहाँ पर आपको जो दिखाई पड़ रहा है बॉक्स जैसा, ये अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स है। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, और इसने अल्फ़ा पार्टिकल इस बॉक्स जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है इस सोर्स से, रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहाँ पर से जो पीले कलर की आपको यहाँ पर ये फॉइल दिखाई पड़ रही है, जो पतरा दिखाई पड़ रहा है वो गोल्ड फॉइल है, उसके ऊपर स्ट्राइक की, और स्ट्राइक करने के बाद में उसने ये पाया कि जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, सारे के सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये जो उसने सराउंडिंग में जो स्क्रीन रखी थी, फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन रखी थी, वहाँ पर जाकर के स्ट्राइक हो गए। फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक होने की वजह से वहाँ पर उन्होंने एक फ्लैश ऑफ लाइट वहाँ पर दिया। जब अल्फ़ा पार्टिकल उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं तब वहाँ पर उसे बहुत सारे फ्लैश ऑफ लाइट मिले। तो इसका मतलब उसने निष्कर्ष निकाला कि बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो सीधे एटम के अंदर से निकल गए और ज़्यादा से ज़्यादा उस फ्लोरोसेंट मटेरियल के स्क्रीन के ऊपर जाकर के स्ट्राइक हो गए। बहुत ही कम, यानी कि एक या दो थोड़े से अपने पाथ से डेविएट हो गए, और जो फ्लोरोसेंट मटेरियल का स्क्रीन है उसके कॉर्नर पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जाकर के लगे। और अगर हम कंसिडर करेंगे 20,000 पार्टिकल्स, तो उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल
अपने जिस पाथ पर जाकर के उस गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक हो गया था, सेम उसी पाथ पर रिबाउंड हो गया, रिवर्स बैक हो गया। जिस पाथ पर गया था उसी पाथ से वापस आ गया। तो इसका निष्कर्ष उसने ये निकाला कि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है और उस गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम्स है उनके अंदर भी एक बहुत छोटा सा एरिया पॉजिटिवली चार्ज्ड है। उसके ऊपर ये पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल एक अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज स्ट्राइक हो गया और रिपल्शन की वजह से वो बाउंस बैक हो गया, सेम उसी पाथ पर वापस आ गया। तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि एटम के अंदर जो स्पेस होता है, बहुत सारा स्पेस खाली होता है, क्योंकि सारे के सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे निकल गए और जाकर के टकरा गए कहाँ पर, फ्लोरोसेंट मटेरियल के स्क्रीन के ऊपर, और सिर्फ एक ही पार्टिकल बाउंस बैक हो गया। इसका मतलब बहुत ही छोटा सा पार्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर में होता है उस एटम के, ऐसा उसने बताया और उसने उसको नाम दिया न्यूक्लियस। दिस मीन्स दैट एटम कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल पोर्शन having positive charge which is present at the center of that atom, and he called that as a nucleus. Okay, he named it as a nucleus. Then after that उसने ये भी बताया कि निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमते रहते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट उसने यहाँ पर किया था। जो भी एक्सप्लेनेशन अभी मैंने आपको बताया वही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। उसके बाद में देखिए जो नील्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, तो इस नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर इसने कुछ अपने पॉस्टुलेट्स रखे, रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसका आधार लेकर के। तो उसने बताया सबसे पहला पॉस्टुलेट कि एटम जो होता है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंट्रल पार्ट कॉल्ड एज न्यूक्लियस एंड इट इज़ एट रेस्ट। एटम के अंदर एक बहुत ही छोटा सा सेंट्रल पार्ट होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है, और उसको उसने न्यूक्लियस ऐसा नाम दिया है, और वो कहीं पर भी हिलता नहीं है, इट इज़ एट रेस्ट। उसके बाद में दूसरा पॉस्टुलेट उसने बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ नेम्ड ऑर्बिट्स और शेल्स और एनर्जी लेवल्स। सेकंड पॉस्टुलेट में वो कहता है कि निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, और उन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स को कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उनको उसने नाम दिया ऑर्बिट्स और शेल्स और एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिट्स है इनको स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट्स या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, क्योंकि उन ऑर्बिट्स के साथ में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इसलिए उनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है या स्टेशनरी स्टेट्स भी कहा जाता है। तो ऑर्बिट्स आर टर्म्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स एज इट हैज़ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विथ इट, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल्स। स्टेशनरी स्टेट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ सर्टन परमिटेड पाथ्स में ही घूमता है, इसलिए उसको स्टेशनरी स्टेट उस सर्कुलर पाथ को भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्टन परमिटेड पाथ्स में ही घूमता है, किधर भी नहीं घूम सकता है। उसके बाद में जो चौथा पॉस्टुलेट है कि एन इलेक्ट्रॉन कैन जम्प फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल बाय गेन ऑफ एनर्जी, while it jumps from higher energy level to lower energy level by loss of energy in the form of radiations। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक लेवल से दूसरे लेवल पर नीचे से ऊपर कब जंप कर सकते हैं, जब उन्होंने कुछ एनर्जी गेन की हो, इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन आप कह सकते हो। और ऊपर की लेवल से नीचे के लेवल तक नीचे के लेवल पर कब जंप करते हैं वो, जब वो हीट रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जब उन्हें जंप करना हो तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जब उन्हें नीचे से ऊपर जंप करना हो इलेक्ट्रॉन को तो उस समय उन्हें कुछ एनर्जी लेनी पड़ती है, गेन करनी पड़ती है। ठीक है, उसके ये देखिए यहाँ पर से आपको समझ में आएगा, ये जो नीला यहाँ पर आपको बॉल दिखाई पड़ रहा है सेंटर में, उसको ही हम न्यूक्लियस कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। इसके अंदर आपको दिखाई पड़ रहा होगा लिखा है कैपिटल P प्लस स्मॉल n। कैपिटल P का मतलब है यहाँ पर प्रोटॉन्स और n का मतलब है न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और ये जो रेड कलर के सर्कल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं सराउंडिंग में, तो ये सर्कुलर पाथ्स है जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल या ऑर्बिट या शेल, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, इस नील्स बोहर्स ने इनको कुछ नाम दिए हैं। नाम किसके आधार पर, कैसे दिए इसने, किस आधार पर दिए हैं, तो न्यूक्लियस की तरफ से जब हम निकलते हैं बाहर की तरफ, तो जो पहला हमें ऑर्बिट या शेल मिलेगा उसको कहते हैं के, इसने उसको नाम दिया के एक्चुअली इसका मतलब होता है कर्नेल यानी कि कोर, तो इसको पहले उसने नाम दिया के फॉर कर्नेल, के कैपिटल के। उसके बाद में जो सेकंड ऑर्बिट है उसको नाम दिया उसने कैपिटल एल, तीसरा कैपिटल एम और चौथा कैपिटल एन।
तो इस तरह से उसने कैपिटल लेटर्स में KLMN इस तरह से ऑर्बिट्स के उनके पोजीशन के अनुसार नाम दिए। ये जो पोजीशन है आप उसको स्मॉल n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिख सकते हो। ये 1, 2, 3, 4 यानी कि स्मॉल n ये पोजीशंस है इन ऑर्बिट्स की, दैट इज़ कैपिटल KLMN रिस्पेक्टिव। ओके, तो देखिए अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और भी एक है कि ये जो शेल्स है इनके अंदर कितने नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको समझने के लिए एक सिंपल फार्मूला है। उस फार्मूले में अगर हम इनकी पोजीशन रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर एक शेल के अंदर कितने पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फार्मूला कौन सा है? आसान फार्मूला है 2n²। तो 2n² ये फार्मूले के अंदर अगर हम इनकी पोजीशन रखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं अगर हमें पता करवाना हो तो के शेल इज इक्वल टू 2n²। इस फार्मूले में हम इस स्मॉल n की जगह के शेल की पोजीशन रख देते हैं 2 × 1²। ठीक है, सो 2 × 1² इज इक्वल टू कितना होगा? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में यल शेल के लिए फिर से फार्मूले में रखेंगे हम यल शेल की पोजीशन, दैट इज़ इन फार्मूला 2n²। सो 2 × यल शेल्स पोजीशन इज 2, सो 2 × 2² इट इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसके बाद में यम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? यम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होता है यम शेल के अंदर? यम शेल की पोजीशन है 3rd, तो फार्मूला में रखेंगे हम 2n², तो बनेगा फार्मूला 2 × 3², सो इट इज़ इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। एन शेल के अंदर कितने पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको समझने के लिए फार्मूला फिर से 2n²। एन शेल की पोजीशन 4, सो 2 × 4² इट इज़ इक्वल टू 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन एन शेल। तो आपको ये नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान में रखने हैं। के शेल के अंदर 2, एल शेल के अंदर 8, एम शेल के अंदर 18 और एन शेल के अंदर 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कैन बी प्रेजेंट। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद में जो अगला पॉइंट है दैट इज़ जो अगला पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, तो अगले पॉइंट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। विल स्टॉप हियर।